स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास होने वाली है वो डे 17 होने वाली है और आज का जो टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट। यानी कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट है उनको कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं उनके बारे में आपका सारा आपका लेसन रहेगा। आज का डे 17 आज की क्लास होगी। यानी मैं बात करूं डे 16 यानी 16 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है। बच्चा निमी की बात कर रहा है, ठीक है ना। निमी की हम बात कर रहे हैं, निमी के एमसीक्यूज क्या क्या हो सकते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिकेप करवा देता हूं बच्चा। पूरे सिलेबस को कवर किया है 51 वीडियोस में, ठीक है ना। 51 वीडियोस में अब आपका निमी का चल रहा है और आज डे 17 चल रहा है, ठीक है ना। यानी 51 वीडियो तो ये हो गए, ठीक है, और आज के सहित 17 वीडियो ये हो जाएंगे, ठीक है। और अभी हम सेकंड ईयर कर रहे हैं, सेकंड ईयर के कुछ मॉड्यूल्स और बचे हैं तो उनको कवर हम कर लेंगे कुछ दिनों में। तो ये आपका बीटीएससी के लिए पूरी प्रिपरेशन हम इसी चैनल पे करवा रहे हैं। ये बैच जैसे ही खत्म हो जाएगा हम क्या करेंगे बच्चा, इसरो के लिए नया बैच लेके आने वाले हैं। इसरो टेक्नीशियन बी की जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जल्दी हम इसरो का एक बैच लॉन्च करेंगे जिसमें जितने भी सेंटर है, जितने भी ब्रांचेस है इसरो की, सभी के लिए कॉमन एक बैच होगा, ठीक है। ये आपका इसरो स्पेशल होगा, ठीक है ना, इसरो स्पेशल बैच होगा। इसके बियॉन्ड आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है ना। उसमें भी ऑलरेडी बच्चा 17 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है। अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो वो उनको भेज सकते हो, आप उनको बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने पेपर भी सोल्व करवाया है 2026 में, क्या पूछा था वो पेपर का सॉल्यूशन भी बच्चा दिया है, ठीक है ना। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को 1 एचपी से कम के लिए रेट किया गया है 1 एचपी से, यानी 1 एचपी का मतलब हो गया कि 1 हॉर्स पावर जो है, ठीक है ना, हॉर्स पावर है उससे नीचे का रेट किया गया है, तो वो कौन सी मोटर होगी बच्चा, उसको हम कौन सी मोटर कहेंगे बच्चा, बताओ। 1 से नीचे है यानी 1 होती तो हम 1 एचपी लिख देते डायरेक्ट, ठीक है ना, 1 एचपी लिख देते हैं, ठीक है। या 2 होती तो 2 एचपी लिख देते हैं, 3 एचपी लिख देते हैं। अगर 1 से नीचे है यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, 1/4 एचपी लिख सकता हूँ, 1/2 एचपी लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से 1 से नीचे है ये, और ये आपका 1 से ऊपर है या फिर 1 है। तो देखो कम्यूटेटर मोटर है वो आपका 1 से नीचे नहीं होता है, 1, ठीक है ना, ऊपर होता है। स्थायी कैपेसिटर मोटर है ये भी आपका क्या है, 1 एचपी से ऊपर होता है। और आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये भी क्या है आपका 1 एचपी से ऊपर होता है। और रहेगा आपका फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। फ्रैक्शनल का मतलब ही यही है कि उसको क्या है बच्चा, भिन्नात्मक रूप में लिखा गया है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका 1 एचपी से कम वाला मोटर। राइट आंसर इज द डी। बता दो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। समझ में यहीं से आ रहा है कि फ्रैक्शनल है तो क्या हो जाएगा बच्चा, 1/2 हो गया, 1/4 हो गया। अगला अगला कह रहा है भी एक चिन्हित, व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच पार्ट मार्क अक्स। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच में ये जो दिखा रखा है अक्स से, इसको क्या कहेंगे, इसको कॉन्टेक्ट कहेंगे क्या, क्या ये कॉन्टेक्ट है, ये कॉन्टेक्ट नहीं है। ये गवर्नर है, इंसुलेटर रिंग है या फिर गवर्नर वेट है, इसको क्या कहेंगे बच्चा, ये आपका गवर्नर वेट नहीं है, गवर्नर है, ठीक है ना। क्या है बच्चा, गवर्नर है, जो आपको अक्स के रूप में ये दिखा रखा है इसको बोलते हैं बच्चा क्या, गवर्नर, ठीक है ना, गवर्नर, ठीक है। अगला अगला एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चा, स्पीड दिख रही है और टॉर्क दिख रहा है, ठीक है ना। स्पीड दिख रही है और टॉर्क दिख रहा है, यानी टॉर्क ज्यादा है और फिर क्या हो रहा है बच्चा, जैसे स्पीड कम हो रही है टॉर्क भी उसी के साथ साथ क्या है, कम होता जा रहा है। तो ये दिया गया आरेख किसका है, स्लिप फेज इंडक्शन मोटर का, स्थायी कैपेसिटर मोटर का। अगर मैं स्थायी कैपेसिटर की बात करूं तो तुरंत है ना, तुरंत उसमें हो जाता है बच्चा, ठीक है ना, तुरंत के तुरंत इसके साथ ही क्या हो जाता है, वो डाउन हो जाता है। तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे भी संधारित्र, यहाँ पे भी संधारित्र नहीं होगा, संधारित्र वाले सारे नहीं होंगे। कौन सा हो जाएगा बच्चा, स्लिप फेज इंडक्शन मोटर का ये आपको कर्व दिया गया है जिसमें स्पीड और टॉर्क का आपको क्या दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, वक्र या फिर कर्व दिया गया है, ठीक है। अगला बताओ, अगला कह रहा है कि एचपी में कितने होते हैं, ये तो पता ही होगा ना यार, एक एचपी में कितने होते हैं बताओ, वो कितने होते हैं, ठीक है। अगला अगला कह रहा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में किस प्रकार का स्विच उपयोग किया जाता है। कैपेसिटर
स्टार्ट है, कैपेसिटर के द्वारा स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग टॉर्क है उतना नहीं है, इसलिए हम कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं। और कैपेसिटर का जोड़ने का पर्पज यही है कि उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है बच्चा, ठीक है ना, क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क है, उसको बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर जोड़ रहे हैं। तो इंडक्शन रन मोटर में किस प्रकार का स्विच उपयोग होता है, तो इसमें जो स्विच उपयोग होता है वो कौन सा होता है बच्चा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, ठीक है ना। जब आपकी मोटर है वो 75 to 80% स्पीड पकड़ लेती है, 80% स्पीड पकड़ लेती है, ठीक है ना, तब ये क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये ऑटो कट हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना, ऑटो कट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो मोटर घूम रही है या फिर मोटर काम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ मेन वाइंडिंग की वजह से काम कर रही है, कैपेसिटर शुरू में यूज हो रहा है, ठीक है ना। रोटरी स्विच आपका डायरेक्शन बदलने के लिए है, एसपीएसटी नहीं होगा, और आपका पुश बटन स्विच भी नहीं होगा ना, ये तो आपका मैनुअल स्विच होगा ना बच्चा, एसपीएसटी और पुश ये तो मैनुअल हो गए, तो क्या हो जाएगा बच्चा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो जाएगा ये लो। अगला बताओ, अगला क्वेश्चन है, निम्न रोटर सर्किट प्रतिरोध और प्रतिक्रिया रिएक्टेंस द्वारा किस मोटर का वर्णन किया जाता है। भाई देखो, ये कह रहा है कि सर्किट प्रतिरोध और प्रतिक्रिया वो लो है, यानी मैं कह सकता हूं लो क्या है बच्चा, रेजिस्टेंस कोमा रिएक्टेंस, ठीक है ना। अगर ये दोनों लो है क्या आपके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, तो उस कारण आपका टॉर्क भी क्या होगा बच्चा, टॉर्क भी क्या होगा, लो होगा, ठीक है, टॉर्क भी लो होगा। अगर मैं हाई कर दूं किसको, आपके रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस को, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा बच्चा, टॉर्क भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को बोला है कि लो है, इट मींस आपका टॉर्क भी लो है, तो वो किस कैटेगरी में जाता है, ए में। अब अगर मैं कहूं हाई टॉर्क किसका होता है, तो इसका क्या हो जाए, तो हाई होता है, ठीक है, थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है, इसका इससे भी थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है। और इसका सबसे कम है, क्या है बच्चा, सबसे कम। और किसकी बात हो रही है, कम है, थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, हाई है, ये किसकी बात हो रही है, टॉर्क। अगला बताओ, अगला कह रहा है प्रारंभिक विशेषताओं के अनुसार स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का वर्ग क्या है, स्क्विरल केज मोटर का वर्ग क्या होगा, किसके कारण पूछ रहा है, प्रारंभिक विशेषताओं के कारण। तो वो क्लास ए में होता है क्या, नहीं होता है, वो किस में होता है, क्लास बी में होता है, ठीक है ना, क्लास बी में होता है। अगला बताओ, अगला कह रहा है क्लास डी प्रकार की स्क्विरल केज मोटर द्वारा कितना प्रारंभिक टॉर्क प्राप्त किया जाता है। अगर क्लास डी है, कौन सी है बच्चा, क्लास डी है, तो उसके लिए कौन सा होगा बच्चा, 300%, ठीक है ना। फिर आप क्लास सी कहोगे, फिर आप क्लास बी कहोगे, फिर आप क्लास ए कहोगे, ठीक है ना। तो इनके लिए फिर क्या है, कम होता जाएगा। क्लास डी के लिए कितना है, 300%, और फिर क्या है, इससे कम होता चला जाएगा। सबसे ज्यादा किसका होता है, 300% आपका क्लास डी का होता है। या इसमें पूछा है भी क्लास डी प्रकार का स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, तो उसका प्रारंभिक टॉर्क क्या कितना परसेंट किया जाता है, 300% किया जाता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। अगला बताओ, अगला कह रहा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच कैसे जुड़ा होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के आर पार नहीं जुड़ा होता है बच्चा, रनिंग वाइंडिंग के आर पार, देखो अक्रॉस तो जुड़ा नहीं रहेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में होता है या रनिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में, रनिंग के साथ नहीं होता है, स्टार्टिंग के साथ होता है, ठीक है ना। रनिंग वाइंडिंग तो मेन वाइंडिंग होती है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मेन वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा रहेगा तो वो तो लास्ट तक जुड़ा ही रहेगा। तो स्टार्टिंग के टाइम हम क्या करते हैं, वे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते ही क्यों है, ताकि कैपेसिटर के द्वारा हाई टॉर्क होगा और फिर ऑटो कट हो जाएगा आपका, तो वो लगा रहता है बच्चा सीरीज में। अगला कह रहा है कि रेटेड गति क्लास सी, अब क्लास सी पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, 500 तो होगा नहीं, और 300% है वो डी के लिए है, तो 200% है वो किसके लिए होगा, आपका सी के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। क्लास सी प्रकार की है उसके लिए कितना है, 200%। अभी करके आए थे क्लास डी के लिए कितना है, 300%, 500 और 600 होगा नहीं, ठीक है। अगला बताओ, अगला कह रहा है सिंगल फेज मोटर में उपयोग किए जाने वाले संधारित्र का उद्देश्य क्या है। सिंगल फेज में क्या है भी, करंट को विभाजित करने के लिए नहीं होता है, वोल्टेज को विभाजित करने के लिए नहीं होता है,
फेज को विभाजित करने के लिए, सही बात है, प्रतिरोध को विभाजित भी नहीं करता है। तो स्लिप्ड फेज, फेज को क्या करेगा, वो विभाजित करेगा, कौन, आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है ना, सॉरी कैपेसिटर, ठीक है ना, कौन करेगा बच्चा, कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है, स्लिप्ड करता है फेज को, ठीक है। अगला बताओ, अगला कह रहा है उच्च दक्षता प्रदर्शन के साथ निरंतर गति के लिए कौन सी इंडक्शन मोटर पसंद की जाती है, जिसकी स्पीड है वो कांस्टेंट हो ना। स्पीड क्या है बच्चा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब हो गया स्थिर गति है, ठीक है। तो वो कौन सी होगी, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होगी, शेडेड पोल मोटर होगी, स्लिप फेज इंडक्शन मोटर होगी, या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगी, कौन सी होगी बच्चा, बताओ भाई। स्क्विरल केज होती है क्या, नहीं होती है। शेडेड पोल होती है, नहीं है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होती है, उसका हम यूज करते हैं बच्चा किसके लिए, कांस्टेंट स्पीड के लिए। अगला बताओ, अगला बताओ, ये आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपका इनपुट है 240 और 50 वोल्ट सप्लाई है, ठीक है ना। इसी के पैरेलल में एक वाइंडिंग लगी हुई है, फिर आपका क्या है बच्चा, रोटर है, ठीक है, और उसके बगल में आपका आगे एक और वाइंडिंग लगी हुई है, ठीक है ना, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये कह रहा है कि अक्ष द्वारा चिन्हित स्थायी संधारित्र मोटर में भाग का क्या नाम है, यानी ये जो वाइंडिंग है वो क्या होती है, ये जो वाइंडिंग है वो क्या होती है, ये मेन वाइंडिंग होती है क्या बच्चा, मेन वाइंडिंग ये नहीं होती है। दूसरा कह रहा है सीरीज वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग, या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसको क्या बोलेंगे, ये होती है आपके बच्चा ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है ना। ये जो आपकी दिख रही है आपको वो कौन सी होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और ये वाइंडिंग कौन सी है बच्चा, रनिंग वाइंडिंग, या मैं कह सकता हूं मेन वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग या फिर मेन वाइंडिंग। तो ये जो वाली वाइंडिंग दिख रही है आपको वो कौन सी है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है ना, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ये। अगला, अगला डायग्राम दिया गया है जिसमें एक कैपेसिटर है और फेज और न्यूट्रल है, और एक आप फ्यूज लगा हुआ है, एक आप रजिस्टर है ना, रजिस्टर है 250 ओम का। तो ये क्या हो रहा है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, पहला कह रहा है कि कैपेसिटर पर कैपेसिटर की क्षमता को जांच कर रहे हैं, भाई कैपेसिटर कितना माइक्रो फेरेड या फेरेड का है वो चेक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कैपेसिटर पर चार्ज टेस्ट कर रहे हैं, कैपेसिटर पर क्या कर रहे हैं बच्चा, डिस्चार्ज कर रहे हैं, या फिर इंसुलेशन टेस्ट कर रहे हैं, इंसुलेशन भी नहीं कर रहे हैं, दो बच्चे भी। चार्ज टेस्ट कर रहे हैं कैपेसिटर पर या डिस्चार्ज टेस्ट कर रहे हैं कैपेसिटर पर। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चा, चार्ज टेस्ट कर रहे हैं ना, डिस्चार्ज में तो लोड होता, सप्लाई जुड़ी हुई है तो चार्ज कर रहे हैं। चार्ज टेस्ट ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटी नहीं कर रहे बच्चा ना, फेरेड की वैल्यू थोड़ी बताएगा कि कितना है, ये थोड़ी बताएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ज टेस्ट ऑन कैपेसिटर, चार्ज टेस्ट ऑन कैपेसिटर की चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन आपका कैपेसिटर। अगला बताओ, अच्छा बच्चा जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, रेलवे एएलपी के लिए जितने भी वीडियोस हो चुकी है उनको प्लीज आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, वो चाहे किसी भी चैप्टर से उठा के देख लीजिए आप, वहां पे जाके आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। अगला कह रहा है स्लिप फेज मोटर में मुख्य वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग को जोड़ने का तरीका क्या निर्धारित होता है, टॉर्क बनाने के लिए, कॉइल का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, या फिर अधिकतम प्रवाह का उत्पादन, क्या होता है अभी। What is the determined by the way of connecting main winding and auxiliary winding in the slip phase induction motor, तो उसके द्वारा हम परिक्रमा दिशा या फिर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की दिशा, ठीक है ना, मैं कह सकता हूँ घूर्णन की दिशा वो डिसाइड होती है, ठीक है ना, घूर्णन की दिशा है वो क्या होती है, डिसाइड होती है। जब आप वाइंडिंग को उलट दोगे तो रोटेशन है वो बदल जाएगा, वो दिशा है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी बच्चा। अगला बताओ, अगला कह रहा है वही व्हाई द मेन एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ स्लिप फेज इंडक्शन मोटर कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई ओनली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, स्लिप फेज मोटर की मुख्य और शुरुआती वाइंडिंग के शुरू होने के समय ही आपूर्ति से क्यों जुड़ी होती है, क्योंकि करंट का प्रवाह कम करना है, नहीं, चुंबकीय प्रवाह कम करना नहीं करना है, चुंबकीय प्रवाह को कंबाइन करना है, या फिर आपका चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन का उत्पादन करना है। क्या होगा बच्चा, कंबाइन भी नहीं करेगा, वो क्या करेगा, प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो उतनी ताकत नहीं होती है कि वो अपने अंदर से क्या है रोटेटिंग घूमने वाला चुंबकीय वो बना सके घूर्णन, तो वो क्या करता है बच्चा, प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी स्लिप फेज मोटर की जो मुख्य और मेन और शुरुआती वाइंडिंग है, मेन और शुरुआती वाइंडिंग है शुरू होने के समय ही आपूर्ति से क्यों जोड़ी जाती है, ताकि हम क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन का उत्पादन कर सके, या घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उससे जनरेट करवा सके, प्रोड्यूस करवा सके, ठीक है। राइट आंसर इज द डी। अगला बताओ, अगला कह रहा है मोटर की किस तुल्यांकित गति के प्रारंभिक वाइंडिंग को सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा खोला जाता है, कितनी बताई थी बच्चा, मैंने अभी बताई थी ना कि वो आपका 75 to 80%, ठीक है ना, 75 to 80%
स्पीड पकड़ लेता है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ओपन हो जाता है, ओपन हो जाता है। मोटर जब आपकी मोटर जो है वो 75 टू 80% अगर स्पीड पकड़ लेगी, उसके बाद आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच हट जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा बच्चा? 75 टू 80%। क्लियर है? अगला बताओ फिर। अगला कह रहा है भारी हेवी लोड करंट के दौरान मैनुअल डीओएल स्टार्टर में ओवरलोड रिले कैसे सक्रिय होता है? अगर ओवरलोड रिले है उसको आपको क्या करना है बच्चा? एक्टिव करना है। तो ओवरलोड रिले यानी मैं कह रहा हूं OLR, ये कब होगी? जब लोड बढ़ेगा, और लोड बढ़ने पे क्या होता है बच्चा? हीट होती है, हीट होती है। हीट होने पे क्या होता है? कोई चीज है वो गर्म होती है, ठीक है ना, गर्म होती है, ठीक है। तो मैनुअली स्विच ऑफ होगा। अगर मैनुअली है तो रिले का क्या मतलब है? विद्युत चुंबकीय रिले बंद है, बंद होने का भी कोई सेंस नहीं, वो तो चालू है। शॉर्ट सर्किट रिले चालू होगा? नहीं, शॉर्ट सर्किट नहीं बच्चा, शॉर्ट सर्किट होता है शॉर्ट सर्किट में, ठीक है ना। अगर आपका लोड बढ़ा है, ओवरलोड रिले है, लोड बढ़ा है, तो शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। लोड बढ़ने के कारण क्या है? बाईमेटेलिक स्ट्रिप गर्म होती है और उसके कारण वो मुड़ जाती है और कट ऑफ हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है। राइट आंसर इज द डी। अगला बताओ। अगला कह रहा है आरंभिक वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए किस बल का उपयोग कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर द्वारा किया जाता है? सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। अगर आपको सॉरी, अगर आपको क्या करना है बच्चा? कौन सा फोर्स है वो यूज होगा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर टू डिस्कनेक्ट स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम ही यही होता है, स्टार्ट में उसको घूर्णन बल देना या घूर्णन वाला जो फ्लक्स है वो उसको दे देना। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल उसको अलग कर देता है। तो सेंट्रीफ्यूगल के माध्यम से अलग हो रहा है, तो इट मींस क्या हो जाएगा बच्चा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। अगला बताओ। अब की बार क्या कर रहा है बच्चा? फेज और न्यूट्रल और फेज के साथ जोड़ रखा है, एक एमीटर लगा रखा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रखा है, और यहाँ पे वोल्टमीटर भी लगा रखा है, ठीक है ना। एमीटर भी लगा रखा है, वोल्टमीटर भी लगा रखा है। तो ये क्या कर रहा है? ये कैपेसिटी ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटी टेस्ट ऑन कैपेसिटर, डिस्चार्ज टेस्ट ऑन कैपेसिटर। डिस्चार्ज तो होगा नहीं, चार्ज द टेस्ट ऑन कैपेसिटर या इंसुलेशन टेस्ट ऑफ कैपेसिटर, इंसुलेशन भी नहीं होगा। अब की बार जो यहाँ पे हो रहा है, देखो वोल्टमीटर भी है, एमीटर भी है। तो एमीटर और वोल्टमीटर के माध्यम से यहाँ पे वोल्टमीटर लगा रखा है, एमीटर लगा रखा है, और यहाँ पे बच्चा क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये वाला। तो ये एज ए लोड वर्क कर रहा है, ठीक है ना। यानी इस पे कितना करंट है वो कंज्यूम हो रहा है, और यहाँ पे कितना है वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, या कितनी रेजिस्टेंस है वो आपकी एनर्जी या फिर मैं कह सकता हूँ करंट को कंज्यूम कर रहा है, और वोल्टमीटर भी लगा हुआ है। तो हमें ये पता लग रहा है कि इस कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है, कितनी औकात है, कितना चार्ज स्टोर कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो रहा है बच्चा कैपेसिटी टेस्ट ऑन कैपेसिटर, ठीक है। और अगर मैं इस सर्किट से ये सारी चीजें हटा दूं, सारी चीजें हटाने का मतलब है कि ये सारा सेक्शन ये हटा दूं और एक वायर के थ्रू जोड़ दूं, तब वो क्या कहलाएगा बच्चा? आपका चार्ज टेस्ट ऑन कैपेसिटर, चार्ज टेस्ट ऑन कैपेसिटर वो कहलाएगा। इट मींस राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 50 हर्ट्ज पर काम करने वाले 8 पोल्स, मैं लिख लेता हूं, वही फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज है, ठीक है। पोल्स की वैल्यू कितनी है? 8 है, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यंकी की गति एनएस क्या होगी? एनएस सिंक्रोनस स्पीड पूछ रहा है, एनएस क्या होगी? एनएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा? 120 एफ बट्टे पी। फॉर्मूले में मान रखोगे तो क्या आ जाएगा? 120 इंटू क्या हो जाएगा? एफ का मान है 50 और बट्टे क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। तो मैं काट रहा हूं तो काट लो, देखिए कट रहा है क्या कोई? आधा 4 है और आधा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आधा 2 है और आधा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। आधा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। तो एनएस बराबर क्या हो जाएगा? 15 5 75, ये लो जी 750 आरपीएम। 750 आरपीएम किसी में दिख रहा है? ये लो जी। अगला बताओ। बस 2-3 क्वेश्चन और करेंगे फिर खत्म कर देंगे। मेन वाइंडिंग टर्मिनलों को बदलने पर स्लिप फेज इंडक्शन मोटर का क्या परिणाम होता है? अगर आप टर्मिनलों को इंटरचेंज कर रहे हो, बदल रहे हो, तो क्या हो जाएगा बच्चा? स्पीड बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती है? स्पीड कम हो जाती है, नहीं होती है? रोटेशन में कोई बदलाव नहीं है, होता है बच्चा,
रोटेशन में दिशा उलट जाती है। अगर टर्मिनल आप इंटरचेंज कर दोगे तो दिशा बदल जाएगी। रोटेशन मतलब घूमने की दिशा, घूमने की दिशा, दिशा बदल जाती है। घूमने की दिशा है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। राइट आंसर इज द डी, एलर्जी। अगला बताओ। अगला कह रहा है वाई स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज प्रिफर्ड फॉर इफिशिएंट परफॉर्मेंस। कुशल प्रदर्शन कार्य के लिए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का क्यों पसंद किया जाता है, क्या कारण है भाई? बढ़ा हुआ टॉर्क है, घटी हुई टॉर्क है, परिवर्तनशील टॉर्क है या निरंतर गति है? तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट स्पीड के लिए हम इसका यूज करते हैं बच्चे, ठीक है ना। कांस्टेंट स्पीड के लिए इसका यूज करते हैं। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, वो आपका क्या है, उच्च जड़त्व और लंबी त्वरण अवधि वाले लोड पर कौन से मोटर का उपयोग किया जाता है? अगर इनर्शिया उसका हाई है और लंबी एक्सेलरेशन है तो उसके लिए कौन सी मोटर का उपयोग किया जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दूं बच्चा, आरआरबी एएलपी के जितने भी वीडियोस है, ठीक है ना, सीबीटी 2 के लिए हमने जितने भी वीडियोस करे हैं उनको एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा बच्चा, ठीक है ना, देख लीजिएगा। वहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। बाकी पीडीएफ अगर चाहिए इस क्लास का तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। राकेश वर्मा एजुटेक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहीं पे आपको सारा जो रॉ मटेरियल है वो मिल जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। कंप्लीट न्यू आपको कवर करवाई जाएगी। इसके बाद जो स्टार्ट होगी वो सीरीज होगी आपकी इसरो के लिए, और इसरो के सभी सेंटर्स के लिए, जितना जहां जहां पे ब्रांच है सबके लिए स्टार्ट होने वाली है। इसरो टेक्नीशियन बी के लिए, ठीक है ना, इसरो टेक्नीशियन बी के लिए, ठीक है ना, इसके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।